रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है 2011 से रॉयल इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर आज तक भारत के हर कोने में चाहे कोई सी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे नेशनल लेवल की हो, हर जगह आज रॉयल इंस्टीट्यूट का बच्चा पढ़ रहा है। इस संस्थान ने पिछले 10 सालों में एक स्टेट टॉपर, इसके अलावा नेशनल टॉपर्स कई बार दिए हैं। इसके अलावा एक एवरेज स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन बच्चों के बोर्ड क्लास में फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है, लेकिन वो भारत की आज बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर एक्चुअल में एक एवरेज बच्चा अपने यहाँ से, आपके यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है इंस्टीट्यूट से, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या पॉलिसी रहती है इंस्टीट्यूट की कि एक एवरेज बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं, रैंकर्स यहाँ से रेगुलर निकल रहे हैं। तो उन सब के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूट का एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें सबसे पहले स्टाफ आता है, उसके बाद में यहाँ का पूरा मैनेजमेंट आता है, फिर यहाँ की टेस्ट सीरीज आती है, उसके बाद में यहाँ का सबसे बड़ा है अनुशासन, डिसिप्लिन। ये सभी पॉइंट शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो किए जाते हैं और उसकी बदौलत आज ये आपका इंस्टीट्यूट भारत के हर कोने में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बच्चों को सिलेक्शन कराने में कामयाब रहा है। इसके अलावा आप सबके प्रयासों से और सबके सहयोग से ये संस्थान इस साल जो मेडिकल के लिए नीट की परीक्षा होती है उसके लिए स्पेशल पूरी फैकल्टी टीम, पूरा मैनेजमेंट नीट के लिए भी लेके आया है। अब क्योंकि एग्ज़ाम धीरे धीरे करके नज़दीक आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इस इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सुना है कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत ही बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है और एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों की डिमांड थी कि एक आपके यहाँ का जो स्टाफ है उससे हमें मिलाया जाए, बातचीत कराई जाए और हमारे जो डाउट्स है स्पेशली हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्लियर किया जाए। तो इन बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ आज में हमारी जो टीम है इसके अंदर मैं आपको मिला रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से। जो भी स्टाफ हमारे जो यहाँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट देखते हैं उनसे मैं आपको आज रूबरू कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है और सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका इस सब्जेक्ट की रहती है। बच्चों के अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग डाउट्स इस सब्जेक्ट को लेकर रहते हैं, लेकिन जो बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो बच्चे अगर ज़्यादातर से पूछोगे तो केमिस्ट्री को बहुत ही ईजी वे में बच्चे लेते हैं और हंसी खुशी पढ़ते हुए बहुत अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में कर लेते हैं। तो आखिर क्या राज है कि एक रॉयल का बच्चा केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर करता है और इस सिलेक्शन के पीछे क्या कारण है? उनमें सबसे बड़ी भूमिका स्टाफ की रहती है और मैं आज जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के द्रोणाचार्य हैं उनसे आपको कर्म से मिलाना चाहूँगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहाँ सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी है और केमिस्ट्री में भी पर्टिकुलर टॉपिक वाइज है, क्योंकि टॉपिक बोले तो केमिस्ट्री में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, तो उनके अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं अपने पास। सबसे पहले मैं मिलाना चाहूँगा आपको डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से, जो यहाँ स्पेशली सब्जेक्ट देखते हैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, डॉक्टर शाहनवाज खान सर। इसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से ही है अपने पास डॉक्टर मनीष सर, जो आप भी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री देखते हैं। इसके बाद में मैं मिलाना चाहूँगा आपको डॉक्टर साजिद सर से, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं। इसके अलावा इंजीनियर दिलीप सर, आप भी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री देखते हैं। इसके अलावा मैं आपको मिलाना चाहूँगा महेश जी सर से, आप सोइल साइंस के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं और आप सबके प्रिय भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या सिलेबस है और क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो खान सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या स्पेशल सिलेबस इसका रहता है केमिस्ट्री का, आपके पोर्शन का। थैंक यू जीएल सर। बच्चों वेलकम है आपका। मैं डॉक्टर शाहनवाज खान आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। बच्चों हमारे यहाँ प्रिपरेशन के अंदर हम 3 तरीके से इसको लेते हैं। एक ICR है, एक BHU है और एक JET है। सिलेबस में जो अंतर है वो स्पेशली ICR और JET के सिलेबस में आता है। ICR का सिलेबस, BHU का सिलेबस और नीट का सिलेबस लगभग सेम है, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आप ICR टारगेट लेके चल रहे हैं बेटा, तो ICR और BHU और नीट का सिलेबस सेम है। तो जितनी मेहनत आप ICR में करेंगे उतना अच्छा आप BHU में प्रिपेयर कर पाएंगे और JET तो साथ के साथ ही हो जाएगा, आपको अतिरिक्त या एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
एक चीज़ ध्यान रखें केमिस्ट्री के अंदर कि केमिस्ट्री जब पढ़ना शुरू करते हैं तो केमिस्ट्री को हम दो बड़े बड़े भागों में बांटते हैं। इनऑर्गेनिक फिजिकल को, जो कि भौतिक और अकार्बनिक रसायन है, उनको एक अलग तराजू में रखते हैं अपन, और कार्बनिक रसायन को अलग तराजू में रखते हैं, क्योंकि अकार्बनिक और फिजिकल आपस में गुथे हुए हैं। तो इनको जब पढ़ने के लिए हमको जो है वो स्टेप वाइज स्टेप चलना पड़ता है। तो हम जो बताने वाले हैं आपको आज ICR बेस्ड बताएंगे, और उसके अंदर जेट को भी हम कवर कर लेंगे, BHU इटसेल्फ कवर हो जाएगा उसके अंदर। तो जब भी आपको शुरुआत करनी है बेटा, तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल का मैं एक्सपर्टीज हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनऑर्गेनिक और फिजिकल आपको शुरुआत करनी है। सिलेबस की अगर बात किया जाए तो सिलेबस के हिसाब से आपको सबसे पहले ये देखना है कि बेसिक कहाँ से बनता है। केमिस्ट्री के 4-5 ऐसे पिलर हैं जो पहले सबसे पहले आपको मजबूत करने होते हैं, और उस पिलर पे बेटा बिल्डिंग बनती है। तो सबसे पहले पिलर देखें कि जिस पिलर पर आपको केमिस्ट्री की मजबूती दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दिया, आप जो है धातु क्रम मेटल एनर्जी पढ़ना शुरू कर दिया, या आपने एकदम डी ब्लॉक उठा लिया, या पी ब्लॉक बहुत ज्यादा नंबर का है ICR में तो आप उसको पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं पढ़ना बेटा। ऐसे होच पोच पढ़ने से क्या होता है, कंसंट्रेशन भंग होता है, आप पूरा लर्न भी नहीं कर पाएंगे। और एक धनुर्धर बनने के लिए आपको पहले क्या होता है कि जैसे कोई धनुर्धर बनता है तो पहले तीर को संभालना और धनुष को संभालना आना चाहिए, उसके बाद आप धनुष चलाना सीखेंगे। तो उसी तरीके से सबसे पहले आपको जो है सिलेबस में अगर बात करें तो 11th और 12th NCERT ने जैसे बना रखा है, बिल्कुल वो सोच समझ के बनाया है उन्होंने कि सबसे पहले 11th के चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, देन 12th के। तो सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री जो आपका है मूलभूत रसायन, उसमें आप मोल अवधारणा दूसरी चीजें सीखेंगे, वो आपकी जो बेसिक नॉलेज है यूनिट के बारे में, वो मात्रक के बारे में, वो आपका स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद में आप परमाणु संरचना पढ़ेंगे तो परमाणु अणु के बारे में जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्वों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वो बहुत सारी चीजें आपकी मजबूत होगी। फिर ये तत्व आपस में एक दूसरे से बंधित कैसे होते हैं वो समझने के लिए रासायनिक बंध पढ़ना हमारे को जरूरी है। और जब रासायनिक बंध पढ़ लेते हैं तो उस पर जो आवेश आता है, तो आवेश से खेलना आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन से सीखते हैं, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो पढ़ना जरूरी है। जब ये सारे तीर आपके तर्कश में आ जाते हैं, फिर हम जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की जो दूसरी चीजें हैं, जैसे जब आपने पीरियोडिक टेबल ठीक है और रासायनिक बंध पढ़ लिया है, तब आप S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है। तो ये खेलने का तरीका है, आपको केमिस्ट्री में किस प्रकार से खेला जाता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सिनारियो अलग होता है। ये सारी चीजें सीख लेंगे तब आप जो है रासायनिक साम्य, रासायनिक बलगतिकी, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल काइनेटिक है, थर्मो है, इन 3 पिलर को फिजिकल के लिए पहले अच्छा करें। फिर उसके बाद में हम आयनिक साम्य पे जाते हैं, फिर अम्ल क्षार पे जाते हैं, और उसके बाद जो बहुत अच्छे चैप्टर हैं, विलियन हुआ, सॉल्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, उन पर साधते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये, इनको सबसे आखिरी में पढ़ा जाता है। जैसे इनऑर्गेनिक की एक लय मैं आपको बताता हूं कि जब आप आवर्त सारणी पढ़ लोगे, रासायनिक बंध पढ़ लोगे, उसके बाद आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे, और डी ब्लॉक के बाद उपसह संयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना है। अगर आपने डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया बेटा, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा तरीका होता है ताकि बच्चे को हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएं, उसको तैयार करें लड़ाई के लिए, और लास्ट में आखिरी में जाके उसको खुद ऐसा लगने लग जाता है कि अरे ये चीज तो सर हम पहले पढ़ चुके हैं, अच्छा इसके आगे हमें चलना है, तो सारी चीजों को वो कंपाइल करता है। बहुत ही आसान शब्दों में आपने केमिस्ट्री का, स्पेशली इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस बच्चों के कवर कर दिया है। अब आगे जो सिलेबस बचता है वो बचता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बच्चों के काफ़ी डर रहता है, और उसमें जनरली बच्चे यूँ बोलते हैं कि सर पढ़ते तो है लेकिन याद नहीं होता। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले सिलेबस अपने जो ऑर्गेनिक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट है सर डॉक्टर साजिद अली सर, आपसे जानना चाहूँगा सर आपका सिलेबस क्या कुछ रहता है। बच्चों
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जैसा सर ने बताया कि हम लोगों को काफ़ी दिक्कत रहती है और बच्चे आए दिन ये बात भी कहते हैं और कई बच्चे हंसते मुस्कुराते ऐसे भी बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक जो है सब्जेक्ट वो ओ से स्टार्ट होता है और ओ का मतलब है जहाँ से शुरू हुए वहीं ख़त्म हो रहे हैं। इसका मतलब कि क्या है कि हम लोग रिएक्शंस याद तो करते हैं पर हम लोग क्या है वो रिएक्शन भूल जाते हैं और हमारा कमांड नहीं हो पाता। तो उसके लिए ये कि सिलेबस की अगर जहाँ तक बात करें उसके अंदर जैसा आपको खान सर ने बताया था कि हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में जब चलते हैं तब हम लोग उसको क्या है अच्छे से कमांड कर पाते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिक में भी क्या है कि स्टार्टिंग पार्ट जो होता है वो नोमेनक्लेचर से होता है और जो भी कंपटीशन एग्जाम है चाहे इंडिया के किसी भी टाइप का साइंस का कंपटीशन हो उसमें जनरली नोमेनक्लेचर से 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फिर अपन आगे चलते हैं उसके लिए नोमेनक्लेचर में जब हम लोग कमांड बना लेते हैं तो सेकंड पार्ट आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी जिसे कहते हैं। और जैसा कि आप लोग सब जने जानते हैं वाकिफ है इस चीज़ से कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करना है तो हमें जीओसी पे कमांड करना आना चाहिए। बेसिकली बच्चों जीओसी एक ऐसा पार्ट है जो ज़्यादातर बच्चे या तो रटने की कोशिश करते हैं या फिर उनको किसी संस्थान में सही से पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन रॉयल संस्थान के अंदर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरी कोशिश करते हैं और पूरा बच्चों में लगन से उसमें लगे रहते हैं कि कैसे जीओसी को हम लोग आसान तरीके से हैंडल कर सकें। उसके लिए जीओसी का जो सेक्शन है कंप्लीट सिलेबस वो बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो आगे के जितने भी चैप्टर्स है जीओसी के बाद जैसा हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन के बारे में बताया जाता है। उसके बाद में हेलोजन डेरिवेटिव है, एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, डेरिवेटिव्स है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये इतने सारे जो चैप्टर्स हम लोग लेते हैं ये सभी जीओसी पर बेस्ड होते हैं। अगर बच्चा जनरल उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसके कंसेप्ट है जो इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है और जितने भी हम लोग इसके लिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन उस पर अगर जीओसी में पहले ही कमांड कर लेता है तो उसके आगे के सारे ये जो चैप्टर्स है वो इजी गोइंग हो जाते हैं। तो जैसा कि जीओसी वाला सेक्शन है वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम के अंदर और आगे के जो क्वेश्चंस रहते हैं हर एक चैप्टर वाइज वहाँ से जनरली कभी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता रहता है। तो इस तरह से सिस्टमेटिक पढ़ाई करा के सर बच्चों को हम लोग क्या करते हैं ट्रीट करते हैं और डेफिनेटली वो उस पर कमांड अच्छा कर पाते हैं। सर का कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो रटने की नहीं है, वो एक समझने का सब्जेक्ट है, कंसेप्ट बेस्ड है और उसकी रीढ़ की हड्डी है जीओसी। तो अगर जीओसी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। सर ने अपना पूरा सिलेबस अपने को कंप्लीट बता दिया है। अब एक पोर्शन अपने पास जो कि लास्ट ईयर ऐड हुआ है स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में और वो भी केमिस्ट्री में, वो है सॉइल केमिस्ट्री। तो महेश जी सर आप बताइए अपने सॉइल केमिस्ट्री के बारे में, क्या कुछ सिलेबस इसका रहता है? थैंक यू सर। अगर बच्चों अगर अपन स्पेशली बात करें जेट, ICR, BHU है इनकी अपन बात करने वाले हैं। अगर बच्चों अगर अपन जेट की बात करें तो 2019 से पहले का जो जेट का सिलेबस था उसके अंदर सॉइल केमिस्ट्री है ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर पूछा जाता था। और दोस्तों अगर सॉइल केमिस्ट्री की बात करें तो ये एक ही बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अगर अपन इसमें रट्टे मारने स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर अपन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अपन समझ लें सॉइल के अंदर, अगर अपन बात करें सॉइल केमिस्ट्री इसका थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट समझ लें तो दोस्तों ये सबसे इजी सब्जेक्ट है। और अगर अपन स्पेशली जेट की बात करें तो इसमें अपने जो 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं वो 10 में से 10 क्वेश्चन अपन बिल्कुल राइट करके आ सकते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अपन बहुत अच्छा स्कोर कवर करने के लिए ये अपने पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर जैसे कि अपने पास प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, म्यूटेंट है, ठीक है, इसके साथ ही ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है, रॉक्स हो गई, इन सब की अपन क्या करते हैं इसके अंदर बात करते हैं। जैसे कि अपन बात करें जनरली क्या होता है कि अपन सॉइल के साइंस पढ़ते हैं, सॉइल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसके अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि हर बार एग्जाम के अंदर जो अपना BHU है, ICR है उसमें भी एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो डायरेक्टली वो ये देखते हैं कि पिछले साल के अंदर उनको जो मेन क्वेश्चन है वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है या न्यूट्रिएंट है वहाँ से पूछे जाते हैं। वो डायरेक्ट उसी टॉपिक को वो क्या कर लेते हैं कवर कर लेते हैं या उसी को पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे उनको फिर वो रट्टे मारने लग जाते हैं। जब पेपर आता है तो फिर ये कहते हैं कि सर ये मुझे याद था, लेकिन फिर भी वो रट्टे मारने के कारण वो गलत हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन एग्जामिनर है वो थोड़ा सा चेंज कर देता है, घुमा देता है, इसके कारण वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो दोस्तों अगर अपन अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते हैं कि सबसे पहले सॉइल केमिस्ट्री की बात करें तो इसका बेसिक हम यहाँ पे क्लियर कराते हैं कि सॉइल के अंदर इसकी क्या प्रॉपर्टीज है,
और ऐसा सोइल है वो प्लांट ग्रोथ है या प्रोडक्शन, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सोइल केमिस्ट्री क्यों पड़ता है, तो जनरली अपन यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो अपना जो प्रॉब्लमेटिक सोइल है या न्यूट्रिएंट है या ऑर्गेनिक मैटर है, इनके सबके अपन इजीली क्या कर सकते हैं, जो अपने क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और इजीली अपन जेट के अंदर अपन स्कोर कर सकते हैं। और आईसीआर और बीएचयू उसके अंदर भी जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं तो पर्टिकुलर टॉपिक में से, लेकिन वो तभी कवर हो पाते हैं जब अपना बेसिक क्या है कंप्लीट हो जाए। तो ये एक जेईटी के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अपन इजीली इसको कवर करके अपना जो रैंक है उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि जनरली केमिस्ट्री सब्जेक्ट उससे डर लगता है बच्चों को, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अपने लिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से आपके सब्जेक्ट को स्टूडेंट को समझा दिया है, बता दिया है। और सर का कहने का यूँ है कि जब आप एग्रोनॉमी का पेपर दोगे वहाँ पर भी सोइल केमिस्ट्री आएगी और केमिस्ट में भी सोइल आएगी, तो यहाँ सोइल पढ़ोगे तो एक जगह एक ही टॉपिक पढ़ने पे 2-2 जगह आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब लगभग सिलेबस अपन जान चुके हैं। अब क्योंकि कई बार बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं होता, कई बार समझ में नहीं आता या फिर वापस भूल जाते हैं, तो मैं मनीष जी सर से जानना चाहूँगा कि कई बार बच्चों को याद होने से रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहती है सर, तो केमिस्ट्री को कैसे याद करें, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री से बच्चे बहुत घबराते हैं और उनकी कैलकुलेशन पार्ट वैसे भी वीक रहता है, तो आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद सर। जिस प्रकार भूखे को भोजन देना और प्यासे को पानी देना 2 धर्म होते थे, उनसे भी बड़ा जो धर्म है वो अब हो गया है एग्जाम के टाइम पर बच्चों की मदद करना। और इस धर्म के लिए आपने मुझे मौका दिया, तो उसके लिए आपका और पूरे रॉयल परिवार का मैं धन्यवाद देता हूँ। अब जो एक बेसिक प्रॉब्लम आपने उठाई है सर कि याद कैसे किया जाए या याद करने में तकलीफ क्यों आती है, तो इसका काफ़ी कुछ जवाब तो खान सर और शहीद सर ने अपने वीडियो में दे दिया, अपने जो मौखिक था उसमें बता दिया है कि जब तक आप लोग नींव खड़ी नहीं करते हो तब तक आप मकान नहीं बना सकते हो। नॉर्मली इसको समझें, नींव और मकान से भी जाकर के बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो मैं आपको ये कहूँ कि आप चारों दीवारें मत खड़ी करो और छत डाल दो, तो आप कभी छत नहीं डाल पाओगे। छत डालनी है तो दीवारें बनानी जरूरी है। तो वही ट्रिक यहाँ भी काम आएगी कि आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर करना होगा। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो सकता है कि आपने एक बार पढ़ रखा है तो आपने सोचा कि नहीं मैं तो केमिकल काइनेटिक्स से शुरू कर देता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कि कंसंट्रेशन क्या है, मोल क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, कोई मतलब नहीं है, मैं केमिकल काइनेटिक्स से शुरू करूंगा क्योंकि एक बार मैं उसे पढ़ चुका हूँ। ठीक बात है, आप एक बार पढ़ चुके हो, पर जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हो तब भी यदि आपके कहीं वर्ड आता है कंसंट्रेशन, मोलरिटी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कुछ भी इस तरह का वर्ड आता है, सांद्रता है, मोलरता है, तो आप जाओ बैक में अपना वो रजिस्टर खोलो जहाँ इसके बारे में आपने लिख रखा उसको पढ़ो। कहीं आपके आता है लॉग, तो लॉग क्या चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपको साम्यावस्था में पढ़ा दी होगी। चूंकि वो साम्यावस्था में पढ़ा दी है तो हो सकता है कि आपके टीचर ने रिपीट नहीं की हो। ये और बात है कि यहाँ रॉयल संस्थान में हम हर टॉपिक में बेसिक को थोड़ा बहुत तो रिपीट करते ही हैं, पर चूंकि ये वीडियो केवल रॉयल संस्थान के लिए नहीं सभी विद्यार्थियों के लिए बनाए, तो जिन विद्यार्थियों के केमिकल काइनेटिक्स से मान लो उसमें लॉग रिपीट नहीं किया गया या किसी और टॉपिक में कोई बेसिक रिपीट नहीं किया है, तो आप जाओ 11th का रजिस्टर खोलो, वहाँ वो बेसिक दे रखा है उसको पढ़ो। चूंकि आप बेसिक पढ़ लोगे तो आगे की समस्या वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी बात आती है कांस्टेंट और सूत्र। बहुत सारे स्थिरांक हैं, उनको कैसे याद किया जाए, सूत्रों को कैसे याद किया जाए। तो आप लोग यदि देखोगे कुछ चीज़ें जैसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं उनकी पूरी लिरिक्स हमको याद होती है, पूरे गाने हमको अच्छे से याद हैं। या जैसे मेरे को मैं बचपन में सफ़र करता था बसों के अंदर, तो आज भी मुझे याद है कि वहाँ लिखा होता था कि बिना टिकट पाए जाने पर 6 माह कैद अथवा 3 महीने जुर्माना अथवा दोनों। तो ना तो ये मैंने रटा है ना मैंने इसको कहीं लिख के याद किया, फिर भी मुझे याद है। कारण जब भी मैं बैठता बस के अंदर तो वो मेरे सामने लिखा होता था, और जो सामने लिखा है वो मुझे पढ़ना ही है, और मैं क्या करूँगा। तो आप लोग भी यही करो, जो स्थिरांक हैं, जो आपके सूत्र हैं, उनको एक कागज पे नोट करो और 2-3 जगह पे चिपका दो जहाँ आप ज़्यादातर समय व्यतीत करते हो। आप चिपका दोगे तो वहाँ खाली बैठे हो, आप भले टीवी भी देख रहे हो तो जब लौटा जाएगी उधर आपकी निगाह जाएगी, आप उसको पढ़ोगे तो बार बार पढ़ने से वो चीज़ें दिमाग में फिक्स हो जाएंगी और वो ऐसी फिक्स होंगी कि कभी नहीं निकलेंगी। दूसरी बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम जब भी ये सवाल सॉल्व करते हैं तब सारे जनरल चीज लिखने में ये फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखते। नहीं, फॉर्मूला तो मैं याद है, इसके 5 एग्जाम्पल कर रहे हैं तो 5 बार फॉर्मूला क्यों लिखें। पर मैं कहता हूँ कि 5 नहीं 10 एग्जाम्पल भी आप बुक में कर रहे हो तो 10 बार फॉर्मूले को लिखो,
क्योंकि वो आपके दिमाग में फिक्स होता जा रहा है। हमारे माइंड में दो तरह के पोर्शन है, कॉन्शियस पार्ट और अनकॉन्शियस पार्ट। जैसे आप लोग जब बाइक सीख रहे होते हो तो इनिशियली आप बाइक सीख गए हो, चला रहे हो तो बार बार आप ध्यान देते हो, तो जो फर्स्ट गियर डालना है, सेकंड डालना है, थर्ड गियर डालना है, ब्रेक दबाना, ये करना है। पर एक टाइम ऐसा आता है कि आप दोस्त से बातें कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और गियर अपने आप चेंज हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो चीज़ आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली गई। अनकॉन्शियस माइंड में कैसे गई? भाई प्रैक्टिस की तो वहाँ चली गई तो अब आपको उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक वैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब आपको बहुत सारी रफ बुक्स पढ़नी है, और ऑर्गेनिक में भी काफ़ी हद तक ऐसा होता है जब आप नेम रिएक्शन पढ़ते हो, मैकेनिज्म पढ़ते हो, तो आपको बहुत सारी रफ बुक्स पढ़नी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आप कहोगे सर समय नज़दीक आ गया, आप कैसे करें? तो ये ठीक बात है कि एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ गया होगा आपके, परंतु जो चीज़ें जो प्रोसेस है उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये चीज़ आपको तकलीफ देगा। तो आज भी आपको प्रैक्टिस रफ बुक में ही करनी है। साइंस कभी भी अखबार की तरह नहीं पढ़ा जाएगा। इसके लिए आपके पास रफ बुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। एक दूसरी बेसिक प्रॉब्लम आती है टाइम टेबल कैसे बनाएं या टाइम टेबल क्या बनाएं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप टाइम टेबल बनाओ ही मत, क्योंकि टाइम टेबल दुनिया की ऐसी चीज़ है जिसे बनाया हर बच्चे ने है, हर विद्यार्थी ने है, पर फॉलो बहुत कम ने किया है। मैं कह दूँ कि किसी ने नहीं किया है तो ये सच्चाई होगी। हम लोग भी कभी आपकी एज से गुजरे हैं, हमारे हर कॉपी के पीछे टाइम टेबल बनाए पर उस टाइम टेबल को हम फॉलो नहीं कर पाए। तो टाइम टेबल बना दिया कुछ जैसा कि सुबह 4 बजे उठेंगे, तो वहीं सब गड़बड़ी हो जाती है। और चूंकि सुबह कल 4 बजे उठना है तो आज अंतिम दिन है, आज मैं मजे कर लेता हूँ, तो उस चक्कर में सब कुछ डिस्टर्ब होता है। आप टाइम टेबल बनाओ, मैं दिन के 6 घंटे पढ़ूंगा, 7 घंटे 8 घंटे, पर जब तक मैं 6 घंटे नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि सोने की कोई लिमिट नहीं है। आप 2 बजे सो सकते हो, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, तो आप दिन भर यही सोचोगे कि कब मेरे 6 घंटे पूरे हो जाए ताकि मैं फ्री हो जाऊँ, तो मैं खेल लूँ, कूद लूँ, टीवी देख लूँ या सो लूँ। तो 4 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज पर हैं। आपने यदि अभी शुरुआत की है, अभी जुलाई महीना चल रहा है तो एग्ज़ाम बहुत दूर है, आप 4 घंटे का रखो, पर उसी की जगह यदि आप दिसंबर जनवरी आ गया है तो फिर आपको 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे भी रखना पड़ सकता है। तो ये आप तय करोगे कि आपकी स्टेज कौन सी है। बस मैं बता रहा हूँ कि टाइम टेबल के नाम पर आप केवल एक समय तय करोगे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, कितने घंटे मुझे पढ़ना है दिन में, और वो समय ही आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री को आप कंसेप्ट के साथ पढ़ें, साथ में हार्ड वर्क करें। तपस्या ही, हार्ड वर्क ही केमिस्ट्री में सफलता की कुंजी है। सर का आसान शब्दों में ये कहना है। अब मैं, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं कि सर मैं उससे बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते, कहीं ना कहीं चिंता होती है। ज़्यादा पढ़ने के बाद में, पेपर में जाने के बाद में बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वहाँ बच्चा गड़बड़ कर देता है और वो मेरिट में नहीं आ पाता, सिलेक्शन नहीं करवा पाता। तो मैं स्पेशली दिलीप जी सर से जानना चाहूँगा कि सर एक बच्चे को पेपर में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे पेपर अटेंड करना चाहिए ताकि उसकी जो मेहनत है वो रंग लाए और रिजल्ट में कन्वर्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ये कि कहीं ना कहीं बच्चे के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर मैंने पढ़ाई तो बहुत कर ली लेकिन अब मुझे याद नहीं है। इससे एक अपन सैचुरेशन कंडीशन कह सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में यदि अपने को सिलेक्शन करवाना है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है वो है अपना पेशेंस, अपना धैर्य और अपना कॉन्फिडेंस। बेटा लास्ट टाइम पे जब आप एग्ज़ाम में पेपर से जूझ रहे होते हैं तो आपका धैर्य और आपका कॉन्फिडेंस, ये दो ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इसके लिए अब समस्या ये आती है कि सर ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे। कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी होती है, पूरा टाइम रहता है आपके पास में स्टडी करने का। अब पेपर के साथ में जब अपन जूझते हैं तो अपने सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है टाइम मैनेजमेंट। देखो कहीं ना कहीं कंपटीशन में सिलेक्शन हो रहा है तो उसके पीछे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक नेगेटिव मार्किंग और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ से मैं आपको छोटे छोटे से कुछ टिप्स बताऊंगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे हो और अपने नेगेटिव जो अपने मार्किंग होती है उस पर अपन कंट्रोल कैसे करें।
नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं अपने पास में जो भी अपना पेपर रहता है उस पेपर के सर, जैसे कि बच्चों के सामने ये समस्या आती है जनरली कि सर पेपर तो मुझे पूरा आता था, एग्जाम हॉल से जो ही बच्चा बाहर निकलता है तो ये समस्या आती है कि सर मैं कर तो सकता था, बाहर आते ही मुझे सब कुछ याद आ गया, वहाँ मुझे कुछ भी याद नहीं था। इससे अपन बच्चे का एक फोबियो कहेंगे, एक डर, छोटा सा कहीं ना कहीं डर रहता है बच्चे के मन में। तो बेटा अपने को सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जहां अपन जिस सब्जेक्ट में या जिस सब्जेक्ट का अपन पेपर अटेम्प्ट करें वहां पर अपन कॉन्फिडेंट हो। जब भी आपने तैयारी की है बेटा, जनरली अपने सामने सबसे बड़ी एग्जाम हॉल में समस्या ये आती है कि अपन सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करें। आपने 6-12 महीने जब भी तैयारी की है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका जो फेवरेट था उससे आप हमेशा से शुरुआत में करते आए। अब आपको एग्जाम हॉल में कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आप सबसे पहले करते हैं उसी में आपका कॉन्फिडेंस था, तो आपको शुरुआत वहीं से ही करनी है। अब समस्या ये आती है कि सर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी कभार बच्चे हड़बड़ाहट के अंतर्गत क्वेश्चन को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, थोड़ा सा टफ लगा, टफ लगते ही बच्चा ये सोचता है कि यार मैं तो पीछे से कहीं ना कहीं पेपर अटेम्प्ट करूंगा, वो पीछे चला जाता है। पीछे वाला भी इत्तेफाक से दुर्भाग्यवश यदि मान लेते हैं कि वो भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया, वहां से फिर उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो अपने को बिल्कुल सिस्टमेटिकली पहला क्वेश्चन नहीं आया, बिल्कुल अपने को पेशेंस रखना है, उसको आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखो 4 ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंतर्गत किसी में भी 4 ऑप्शन है, उन 4 में से कोई एक सही है और वो जो सही है वो अपने सामने लिखा हुआ है। उनमें से अब किसी ने आपको ये थोड़ी कहा कि आपको कोई एक सही टिक करना है, आप उनमें से 3 को गलत साबित कर दीजिए तो चौथा आपके लिए आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। दूसरा कि अब अपन जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके साथ में इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अपना टाइम मैनेजमेंट। जैसे क्वेश्चन अपने को नहीं आया तो अपने को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये जिंदगी का एक एग्जाम है, ये आपका सब कुछ डिसाइड नहीं करता, आगे अपने को बहुत सारे एग्जाम भी देने रहेंगे। तो एक छोटा सा मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ जिसका यदि आप यूज करेंगे ना केवल आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे बल्कि इंपॉर्टेंट रोल जो नेगेटिव मार्किंग का है उस पर भी आपकी पकड़ रहेगी। एक छोटा सा एक रूल है जो शायद मैंने भी मेरे लाइफ में अप्लाई किया था और मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग भी एक बार इसको अप्लाई जरूर करें। इस मेथड का नाम है राइट सर्किल क्रॉस मेथड। क्योंकि जब आप पेपर के सामने रहते हैं तो पेपर के अंतर्गत हर एक क्वेश्चन के अंतर्गत केवल 3 मैक्सिमम संभावनाएं बनती है। सबसे पहली संभावना ये बनती है कि देखते ही आपको हो सकता है कि वो क्वेश्चन आ गया, या दूसरी संभावना बनती है देखते ही आपको ये पता चल रहा है कि या तो क्वेश्चन मेरे लायक नहीं है या मैं क्वेश्चन के लायक नहीं हूँ। जी। दोनों ही कंडीशन के अंतर्गत अपने को क्वेश्चन को छोड़ना होता है। और तीसरी कंडीशन ये बनती है कि शायद यदि मेरे पास थोड़ा सा यदि टाइम हो और मैं इसके साथ में थोड़ा सा यदि कुछ सोचूं, शायद मैं इस तक पहुंच सकता हूं, इसके आंसर तक पहुंच सकता हूं। यदि आपके पास में पहली कंडीशन बनने की देखते मुझे आता है, इससे बोलते हैं उस क्वेश्चन पर तुरंत ऑप्शन के अंतर्गत अपने को टिक करना है और उस क्वेश्चन के ऊपर अपने को राइट मार्क कर देना है, मतलब राइट वाला मेथड हो गया। दूसरा क्वेश्चन डाउट का केस ले लेते हैं कि शायद 50-50 प्रोबेबिलिटी बन रही है, या शायद में आता है मुझे, या मेरे को थोड़ा सा जूझना पड़ेगा, या कोई ना कोई इसके अंतर्गत मेरे को कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन का पार्ट हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा सा लास्ट में हैंडल करना है। उस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको वहां पर क्रॉस लगा देना है। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया अपने पास में, सर्किल का लगा देना है। तीसरा जैसे क्वेश्चन देखा अपने को आता ही नहीं है, वहां पर अपने को क्रॉस मेंशन कर देना है। अब इससे फायदा क्या होगा कि एक बार कम से कम आप कम टाइम के अंतर्गत अपने पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब तक आप कम से कम टाइम में पहुंच पाएंगे। पता चलता है कि मान लो किसी एग्जाम में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, अपन शुरू में जूझते रह गए, सोते की पूछे, पता चला लास्ट वाले 20 में से 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी थे, मुझे आते थे। ये एक समस्या आती है, बच्चे एग्जाम हॉल के बाहर आकर फिर थोड़े से टेंशन में आते हैं। तो अपने को वहां पर ये ध्यान देने वाली चीज है। जब अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था अपने पास में, जब टाइम मैनेजमेंट यहाँ से बनेगा ये कि कोई क्वेश्चन मान लो अपने को नहीं आ रहा था, उसको अपन ने क्रॉस कर दिया और ऐसे करते करते अपन 120 क्वेश्चन तक चले गए। अब आप पेपर का सेकंड राउंड अटेम्प्ट कीजिए। जब सेकंड राउंड में आप आएंगे तो क्या आप वो राइट वाले क्वेश्चन करेंगे? शायद नहीं करेंगे, क्योंकि अपन कर चुके हैं। क्या अपने को क्रॉस वाले क्वेश्चन करने चाहिए? नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो तो अपने को आते ही नहीं है। फिर अपने पास केवल और केवल एक ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन बचता है केवल सर्किल वाले क्वेश्चन। तो अब अपने को सारा का सारा टाइम उन सर्किल वालों को देना है। अब हो सकता है जल्दबाजी में कुछ सर्किल के अपन लगा तो दिए, क्वेश्चन के आगे सर्किल तो लगा दिया, लेकिन हो सकता है कि उनमें भी कुछ क्वेश्चन क्रॉस वाले थे। अब आपके पास में टाइम रहता है। एक्चुअल में होता है क्या सर कि नेगेटिव मार्किंग बच्चा तब करता है जब बच्चे के पास में टाइम कम रहता है, बच्चे की हड़बड़ाहट होती है, बच्चा घबरा जाता है, उसमें वो नेगेटिव करता है।
तो बच्चे के पास में जब पूरा टाइम है, एक बार 120 क्वेश्चन तक वो जा चुका, जिससे एग्जाम की अपन कट ऑफ की भी यदि बात करें तो अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिसकी कट ऑफ 100% रहती है। मतलब एग्जाम में काफी कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी आते हैं, और ये पेशेंस देखते हैं, आपका धैर्य देखती है कोई भी एग्जाम में जो आपको सफलता मिलती है कि आप उस सफलता को पहचानने के लिए भी आप सक्षम है कि नहीं है। तो आपको हमेशा, यदि मैं ऐसा कहूँ कि क्वेश्चन करने के बजाय आपको छोड़ने पर ध्यान दें, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको लग रहा हो कि सर जब छोड़ देंगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपको हमेशा उस पार्ट तक पहुंचना है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग था, एक बार कम से कम एटलीस्ट मैं सब क्वेश्चन तक पहुंचूं। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती रहती है ये कि अपन क्वेश्चन को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ते ही नहीं। अभी किसी क्वेश्चन के अंतर्गत पूछना तो था कि निम्न में से कौन सा सत्य है, और अपन ने कभी मान लो गलती से असत्य हो गया, सत्य नहीं है, ऐसा कुछ पूछ लिया। पता चला किसी क्वेश्चन के अंतर्गत ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें पहला ऑप्शन भी राइट था, दूसरा भी राइट था, तो तीसरा ऑप्शन दे दिया कि उपरोक्त दोनों। अब बच्चा पहला क्वेश्चन पढ़ता, फिर क्वेश्चन पढ़ता है तो पहला ऑप्शन टिक कर देता है और मन में खुश भी हो जाता है कि नहीं मेरे तो बिल्कुल है जो सही है। तो ऐसी कहीं ना कहीं बच्चे के सामने ये समस्या आती है। तो इन चीज का अपने को पूरा ध्यान देना है, हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन की अपने को इज्जत करनी है। बिल्कुल अपने को भी पेशेंस, अपने को ध्यानपूर्वक इस चीज को देखना है, अंत तक अपने को पूरा टाइम देना है, जूझना है पेपर के साथ में। बी कॉन्फिडेंट, 100% आपने तैयारी की है, पढ़ाई की है, आप 100% उन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। जब तक आप पेशेंस रखेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी 1% भी इनसे घबराना नहीं है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे से आपने एक पेपर को कैसे हैंडल करना है बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे डेफिनेटली आपने जो चीज़ें बातें बताई हैं उनका बच्चे फ़ायदा उठाएंगे, फॉलो करेंगे उनको, और अपने रिजल्ट में 4 चांद लगाएंगे। इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि केमिस्ट्री एक ये तो अपने समझ में आ गया सिलेबस देख के, आपकी बातें सुन के, कि कंसेप्ट वाला सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है और बड़ा सब्जेक्ट भी है, मैं यूँ कह सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सभी सब्जेक्ट को शायद बहुत अच्छे स्टाफ से नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको मैं घर पे सेल्फ पढ़ के अच्छे से कवर करके अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो इम्पोर्टेंट ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं चाहूँगा खान सर एक बार नज़र डालें कि आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक एवरेज बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। एक इंटेलिजेंट बच्चा भी ये जानना चाहता है कि सर मैं बेहतरीन रैंक लाना चाहता हूँ, तो मुझे कौन से टॉपिक पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए। जी, तो बच्चों अगर अपन केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें और आईसीआर की बात करें, तो आईसीआर के अंदर जो रासायनिक बंध है, रासायनिक बंध से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो आपके पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और बहुत सारी चीज़ों को और भी कवर करता है। तो रासायनिक बंध को आप बहुत अच्छे से पढ़ें। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो अभी लास्ट में ये समझना चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से मेरे को अच्छे नंबर लाऊं, तो रासायनिक बंध को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, क्योंकि आईसीआर में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो रासायनिक बंध के साथ में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके पास जो है एक अपॉर्चुनिटी रहेगी और ज़्यादा इसको बढ़ाने की। उसके बाद फिजिकल के 3 चैप्टर जो हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक है विलियन, एक है काइनेटिक और एक है थर्मो। इनका कॉम्बिनेशन ये 3 बॉलों की तरह है कि किसी में से 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है और 1 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब अगर टोटल जोड़े तो आपका 7 क्वेश्चन का यहाँ से जो है वो पूरा हो जाता है कि 7 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कभी ऐसा होगा कि थर्मो से 2 आ जाएंगे, सॉल्यूशन से 3 आ जाएंगे, या काइनेटिक से 3 आ जाएंगे, थर्मो से 2 आ जाएंगे। तो आईसीआर में इस तरीके से होता है। अब रासायनिक साम्य, अम्ल क्षार और आयनिक साम्य ये एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो जब आप पढ़ें तो इनको एक साथ पढ़ें, और ये क्वेश्चन आपको आईसीआर के अंदर 3 क्वेश्चन लगभग देंगे। ऐसा नहीं कि जो अम्ल क्षार है वहाँ से क्वेश्चन जो है वो हट कर आएगा आयनिक साम्य में से, तो पीएच जो है वो हो सकता है आयनिक साम्य से भी रिलेटेड हो, अलग से पीएच का क्वेश्चन भी आ जाए, या वो रासायनिक साम्य से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो तीनों को साथ में पढ़े। अब मैं टॉपिक वाइज आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको लेने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर हर टॉपिक में से आप कुछ ऐसे पॉइंट बता दें
थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अपन जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक में मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो मूलभूत रसायन है या बेसिक केमिस्ट्री है, उसके अंदर 2 चीजें आपको पढ़ के हमेशा जानी है। एक तो मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट, वो बहुत सारे चैप्टर और दूसरे चैप्टर में भी फायदा करेगा, और इसका खुद का भी एक क्वेश्चन आता है। एक रस समीकरण मिति, स्टाइकोमेट्री, ये 2 चीजें आपको पढ़ के जानी ही जानी है। और तीसरी चीज जो है वो सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, ठीक है, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, ये विलियन में भी काम आएगा सॉल्यूशन में, और यहाँ पर भी काम आएगा। लेकिन बात की जाए 2 चीजें आपको पढ़ के जानी है, मोल अवधारणा और रस समीकरण मिति। दूसरा बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना में, एक तो बोर अवधारणा, बाकी सारी चीजें तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो बोर अवधारणा में, बोर अवधारणा के 4 पास्टुलेट वो आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे से। त्रिज्या निकालना और ऊर्जा निकालना परमाणु की, वो आपको आना चाहिए। और क्वांटम नंबर, ठीक है, और क्वांटम नंबर को बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि हर साल क्वांटम नंबर से क्वेश्चन बनता है। अफबाउ, पाउली, हुंड, ये सब क्वांटम नंबर से जुड़े हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। बीच में अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ते हैं तो आपका ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पढ़ना है, मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं कि इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में मैं बात करूं आपको, पीरियोडिक टेबल में आप जो मूलभूत मेंडलीफ और मोजले की जो आवर्त सारणी है उसके नियम आप जरूर पढ़ें, क्योंकि वो जरूरी है। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक कौन कहाँ है, ये एक बार आवर्त सारणी में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। तीसरा, त्रिज्या का जो क्रम है उसमें केवल अपवाद याद करेंगे, क्योंकि अधिकतर अपवाद ही पूछे जाते हैं। तो 3-4 अपवाद हैं जो आपको हमने लिखा रखे हैं, बाकी जो बच्चे नए हैं वो भी किसी भी बुक में देख सकते हैं, वो अपवाद आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आयनन विभव में भी अपवाद देखें, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसमें भी अपवाद की बात करें। जैसे क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा होती है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, अपवाद ही आएंगे आवर्त सारणी में, इसका ध्यान रखें। जो विद्युत ऋणता है उसमें जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको पढ़ने की कोशिश करें। रासायनिक बंध के अंदर बेटा, रासायनिक बंध में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन 100% बनता है, मतलब वहां से क्वेश्चन आएगा ही। एक तो संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु सिद्धांत जो है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो फाइयान का नियम पढ़ सकते हैं, ठीक है, और द्विध्रुव आघूर्ण आप देख सकते हैं। बाकी पूरा लेसन तो आपको पढ़ना ही है, मैंने 2 आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। रिडॉक्स के अंदर जो रिडॉक्स के मतलब ऑक्सीकरण अपचयन के जो हमने स्पेशल एग्जाम्पल कराए हैं, जैसे पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण क्या होता है, ये एग्जाम्पल 10-15 एग्जाम्पल कराए हैं, हर किताब में आपको मिल जाएंगे। हमने कुछ स्पेशल भी कराए हैं, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है वो ज्यादा अच्छा है, वो एग्जाम्पल जरूर करके जाएं, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन आयन विधि द्वारा जो संतुलन है समीकरण का अम्लीय माध्यम में, ये जरूर पढ़ के जाएं बेटा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर केपीकेसी का जो संबंध है, केपीकेसी रिलेशन, वो बिल्कुल पढ़ के जाएं। और इस साल के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि केसी जो रस समीकरण मिति पर आधारित है, स्टाइकोमेट्री पर, जो साम्यावस्था स्थिरांक लिखा जाता है कि भाई हम रिएक्शन को पलट दें तो अब साम्यावस्था स्थिरांक में क्या परिवर्तन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखें आप। और लासेटेले प्रिंसिपल को थोड़ा सा पढ़ के जाएं, क्योंकि कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन वहां से आ जाता है। बीच की चीजें आपको पढ़नी ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद में केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य और पीएच जो है ये जुड़े हुए हैं। आयनिक साम्य में मैं आपको बता दूं कि केएसपी जो निकालना, जो विलयता गुणनफल निकालना, वो इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विलयता गुणनफल के साथ में आपको सूचक का पता होना चाहिए, ठीक है, और बफर विलयन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आयनिक साम्य के बारे में।
और पीएच की बात हम आम्रक्षार में करेंगे, और ब्रॉन्स्टेड लोरी आपको पढ़ के जाना है, और लुईस सिद्धांत आपको पढ़ के जाना है। ये मोटी मोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थर्मोडायनेमिक के अंदर 2 फॉर्मूले पर स्ट्रेस इस बार सबसे ज्यादा है। प्रथम नियम उष्मागतिकी का, उसका सूत्र, उस पर आधारित न्यूमेरिकल आपको पता होने चाहिए। दूसरा डेल्टा H = डेल्टा E प्लस nRT वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल। दूसरा गिब्स मुक्त ऊर्जा वाला जो समीकरण है, डेल्टा G = डेल्टा H प्लस T डेल्टा S। ये दोनों सूत्र पर आधारित क्वेश्चन जो है इस बार आने की संभावना, और हमेशा ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो ऊष्मा रसायन है उसके अंदर हैश समीकरण पर आधारित जो बंधन ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको करके जाने हैं। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी है। और ये अभी तक जेट का फिजिकल इनऑर्गेनिक का सिलेबस हुआ है। इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक के अंदर जो विलेयता के क्रम है सल्फेट के, कार्बोनेट के, ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। अमोनिया से क्रिया इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, और कलर एस ब्लॉक के ये महत्वपूर्ण है, इन पर आप ध्यान दें। डी ब्लॉक के अंदर कलर, डी ब्लॉक का जो रंग आता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, वो पढ़ना जरूरी है। और चुंबकीय आघूर्ण निकालना आना चाहिए। इस साल के लिए जो आप मैग्नेटिक मोमेंट जो निकाल रहे हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना किसी भी जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए, या मेटल आपको दे दिया जैसे Mn+2 दे दिया, तो उसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण निकाले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कलर किस लिए आता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के dd ट्रांजिशन की वजह से, dd संकरण की वजह से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है डी ब्लॉक के अंदर, तो ये आपको बताना जरूरी है। धातु क्रम एक प्यारा सा चैप्टर है, बहुत आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो सांद्रण की विधियों में सल्फाइड वाली पिछले साल भर भर के पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट तो है वैसे वो, लेकिन इस साल के लिए अगर हम बात करें तो AgAu की साइनाइड विधि और Al का जो सांद्रण है, एल्यूमिनियम का सांद्रण है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में वान आर्कल, जॉन परिशोधन मैंने बच्चों को लिखा रखा है। बाकी ये जो नाम है, जो नाम से संबंधित चीजें हैं, एल्यूमिनोतापी विधि है, ये आप याद करें धातु क्रम के अंदर, फटाफट करें। ICR के लिए एलिगम वक्र में फिर से कह रहा हूं इस बार, क्योंकि पिछले साल नीट में आया था, इस साल ICR और BHU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एलिगम वक्र, एलिगम ग्राफ से आपको ये पता लगना चाहिए कि कौन किसका आप चयन कर सकता है। उसके बाद में आ जाते हैं हम फिजिकल के ICR के चैप्टर पे। ये सब जो थे ये जेट में भी थे, तो जेट में भी आपके काम आएंगे ये सारी चीजें। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन ठोस अवस्था बहुत आसान है बेटा। इसमें क्या करें, घन को देखें और घन के साथ खेलना शुरू करें। और जैसे ही आप घन के साथ खेलना शुरू करेंगे तो आपको सारे निबिड़ संकुलन पता चलने लग जाएंगे, कौन कोने पे है, फलक केंद्रीय संरचना, FCC, BCC, ये पता चल जाएगी। इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एक तो घनत्व का सूत्र याद कर लें, घनत्व निकालना आना चाहिए, और एक त्रुटियां, ठीक है, शॉर्ट की फ्रैंकल जो डिफेक्ट है, नॉन स्टाइकोमेट्री, स्टाइकोमेट्री, यहाँ से क्वेश्चन की उम्मीद है, वो निकालना सीखें, ठीक है। कोनों पर या फलक केंद्र पर जो परमाणु उपस्थित होते हैं उससे किस तरीके से परमाणुओं की संख्या ज्ञात की जाती है, ये निकालना सीखे। 3 चीजें हैं, बाकी बहुत सारी चीजें आपके पढ़ने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये वाली बातें हैं। विलियन सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ICR के लिए। पिछले साल 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वहां से आता है, चाहे वेन टॉफ से आएगा या अणुसंख्यक गुणधर्म से आएगा, तो ये प्ले कर रहा है। पिछले साल क्या हो गया, अणुसंख्यक से आ गया और उसके साथ परासरण जोड़ दिया था, टफ क्वेश्चन था पिछले साल। इस साल आपके लिए एक इजी क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म सारे पढ़े। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा इस बार, जो हमेशा आता है राउल्ड के नियम से, तो राउल्ड का नियम आप ध्यान रखें। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन के उदाहरण जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। मैंने सारे उदाहरण आपको ट्रिक से समझाए हैं, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो वीडियो देख सकते हैं हमारा, ठीक है, और उसको रटे, उदाहरण जरूर रट के जाइएगा, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन चलते हैं गैसिक अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर में जो वंडरवाल समीकरण है,
जो आदर्श गैस तो उन्होंने पढ़ ली, लेकिन जो अनादर्श गैस के लिए जो वंडर वाल समीकरण है, अब मैं इतना सारा नहीं बता रहा हूँ गैस में, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ आपको। आदर्श गैस समीकरण नहीं मतलब आपको पढ़नी तो है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट बात करूँ तो वंडर वाल इक्वेशन जो है, जो अनादर्श गैस के लिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो वास्तविक गैस के लिए है, और उससे संबंधित जो चीजें मैंने बताई है आपको, जुड़ी हुई चीजें वो करें आप। क्रांतिक ताप की बात करें, बॉयल ताप की बात करें, आईसीआर में लगातार पूछा जा रहा है और संभावना है कि इस बार भी आने की उम्मीद हो सकती है, तो ये पढ़े आप। उसके बाद में हम बात कर लें हाइड्रोजन, बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें जो भारी पानी होता है उससे संबंधित उसका शुद्धिकरण कैसे, उसको कैसे लाइट बनाया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी जो कैलेगॉन विधि है या दूसरी विधियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और परऑक्साइड की संरचना, जो H2O2 की संरचना है वो, और H2O2 का आयतन निकालना कि 10 वॉल्यूम जो आपको दिया हुआ है या 30 वॉल्यूम दिया हुआ है वो कैसे सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है, वो आपको बताना आना चाहिए। तो हाइड्रोजन फटाफट पढ़े, बहुत छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद में आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 2 क्वेश्चन आपको परफेक्ट मिलते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपन। कॉलरॉश नियम से एक क्वेश्चन आता है हमेशा, तो कॉलरॉश नियम आपको पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन तो फैराडे कॉलरॉश से आता है, लेकिन कॉलरॉश इस बार के लिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। फैराडे भी पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं कि भाई सर ने बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से कॉलरॉश पढ़ना है। और नस्ट इक्वेशन, जो नस्ट इक्वेशन है वो तो आती ही आती है हमेशा बेटा, उसमें जो विभव निकालना है सेल का विभव निकालना आना चाहिए। और लास्ट में एक छोटी सी चीज मैंने बताई थी आपको, या हमेशा किताबों में मिलती है, संक्षारण, ठीक है, रस्टिंग। तो रस्टिंग में Fe एनोड की तरह काम करता है, ये क्वेश्चन आजकल बहुत चल रहा है। Fe एनोड की तरह काम करता है, मतलब जो धातु है वो एनोड की तरह काम कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है, ठीक है, वीबीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत दोनों आप करके जाएं बहुत अच्छे से। अष्टफलकीय में क्या होता है, चतुष्फलकीय में क्या होता है, जो विपाटन ऊर्जा होती है वो कैसे निकाली जाती है। और वीबीटी इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि वहां से संकरण और संरचना पता चलती है। देखिए पिछले साल जेट में क्वेश्चन नहीं था इसका, फिर भी DsP2 संकरण से वर्गाकार जो है निकल कार्बोनिल के अंदर आ गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन में स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बारे में बताई है, और मैं सर को जो है हैंड ओवर करता हूँ इसी के साथ में। बहुत अच्छा सर, बहुत ही कम टाइम में लगभग इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के 22 टॉपिक जो कि आपके JET, ICR और BHU में शामिल हैं, सभी टॉपिक से रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, किन टॉपिक पे आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही बारीकी से सर ने आपको बता दिया है। अब मैं चाहूँगा कि ये जो सर ने सब कुछ बताया उनका आप लोग फ़ायदा उठाएं, और डेफिनेटली सर बच्चों का इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आगे चलता हूँ, तो क्योंकि सॉइल केमिस्ट्री नया सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा महेश जी सर से कि सर आपका जो सॉइल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिसका जो वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है बच्चे जानना चाहते हैं, जहाँ कन्फ्यूजन भी हो और वो करना भी जरूरी है, और जहाँ मेरिट भी डिसाइड होती हो, वो वाले टॉपिक आप बच्चों को थोड़ा स्पेशली बताएं। अगर अपन ICR की बात करें, JET की बात करें और BHU की बात करें, तीनों के अंदर ही अपन सॉइल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इनके लिए अगर अपन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है और उनकी बात करें, तो इनके अंदर एक तो अपने जो सॉइल केमिस्ट्री, इनका जो कुछ इंट्रोडक्शन है कि कौन सी ब्रांच है, ये ब्रांच है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ये ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन सॉइल केमिस्ट्री के अंदर बात करें, तो एक तो अपने प्रॉब्लमेटिक सॉइल आती है, समस्याग्रस्त मृदा, वो समस्याग्रस्त मृदा है जिनमें अपन एसिडिक सॉइल है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है, इनकी अपन बात करते हैं। तो इनके क्वेश्चन JET के अंदर और ICR और BHU के अंदर तो हर साल ये पूछे जाते हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये पढ़ें। इसके साथ ही जो सॉइल है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, तो इन प्रॉपर्टीज़ को भी अपन अगर पढ़ लेते हैं तो अपने कह सकते हैं कि जो अदर टॉपिक्स है वो भी इजीली अपन को अंडरस्टैंड हो जाएंगे, इजीली अपन समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ एक अपन कह सकते हैं कि एक बेसिक टॉपिक है, ठीक है, पिलर हो गया एक तरीके से सॉइल केमिस्ट्री का, तो ये पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने वाले प्रॉब्लमेटिक सॉइल इजीली अपन को याद हो जाएगा। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधे बिना सॉइल केमिस्ट्री उसका इंट्रोडक्शन पढ़े डायरेक्ट ही प्रॉब्लमेटिक सॉइल पे जाते हैं, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो डायरेक्ट वो नहीं जाके थोड़े से प्रॉपर्टीज है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो वो भी कवर हो जाएंगे। और जो अपर लेवल के क्वेश्चन है वो भी यहाँ से अपने इजीली अपन कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें पिछले साल का ICAR का पेपर था और जेट का पेपर था, उसके अंदर क्वेश्चन तो पिछले साल के रिपीट हो गए थे, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी गई थी। तो अपन जनरली क्या रट्टे मार लेते हैं, तो रट्टे नहीं मार के अपन को थोड़ा सा इजी गोइंग करने के लिए अपन थोड़ा बेस है, प्रॉपर्टीज है, उनको पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही अपने फर्टिलाइजर्स हो गए, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और एक अपने सोइल के अंदर बात करें, सोइल केमिस्ट्री बात करें, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बात करें, तो जो न्यूट्रिएंट है इनसे भी हर साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो अपने जेट ICAR BHU की बात हो गई। अगर अपन दोस्तों बात करें JET की बात करें, तो JET के अंदर ये टॉपिक तो है ही है, मेन टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन JET के अंदर केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अगर अपन बात करें तो अपने ऑर्गेनिक मैटर हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, ऑर्गेनिक मैन्यूर हो गई, ठीक है, अपने पास रॉक्स हो गई, या सोइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो ये 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से अपने क्वेश्चन इस साल जो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये टॉपिक है जो लगभग अपना 80% सिलेबस है वो कवर कर लेते हैं 6-7। और ये एक अपन कह सकते हैं इजी गोइंग से कर सकते हैं। वैसे अपन जनरली बात करें जो स्टूडेंट होते हैं वो केमिस्ट्री की बात होती है तो ये सोचते हैं कि ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, इसमें तो एग्रीकल्चर की बात होती है तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और ध्यान नहीं देके डायरेक्ट वो आगे जो टॉपिक है उस पर चले जाते हैं। तो अपन जैसे बात करें जनरली स्टूडेंट के याद है सर मैंने आपने ये पढ़ा तो दिया, हमने याद भी कर लिए, लेकिन मैं जल्दी इसको भूल जाता हूँ, या क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर अपन टेस्ट वगैरह घुमा के देते हैं तो स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उसके अंदर बात करें, या हमने हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जो सोइल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो एकदम हम बेसिक से जाके पढ़ाते हैं, ताकि स्टूडेंट अगर किसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन आ जाए या किसी भी तरीके के जो क्वेश्चन है, या अपन आगे जो हाई टॉपिक्स है जैसे प्रॉब्लमेटिक सोइल है इनके रिक्लेमेशन वगैरह करते हैं, तो स्टूडेंट को हमेशा ही केमिकल्स में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि 1-2 केमिकल है उनके ऊपर रट्टे मार सकते हैं, लेकिन 8-10 केमिकल है तो हमेशा ये कन्फ्यूजन हो जाता है। और यहाँ से अपने हर साल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो यही कहना चाहूँगा, जैसे प्रॉब्लमेटिक सोइल हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, बायो फर्टिलाइजर हो गया, सोइल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये पढ़ लेंगे तो इजीली स्टूडेंट वो इन सबको क्या कर सकता है सर, कवर कर सकता है, और अपना स्कोर है वो भी इजीली क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। जी बहुत अच्छा। सर का भी यूं ही कहना है स्पष्ट शब्दों में कि आप सोइल केमिस्ट्री को केवल रटने का सब्जेक्ट ना समझें, उसके भी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो कि चैप्टर के शुरुआत में है। आपको उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे अगर तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। और क्योंकि इजी तो है ये, लेकिन रटने के चक्कर में कई बार बच्चे गलतियां करके आते हैं, सर ये कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग पहले बेसिक्स पढ़े, उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट आगे चैप्टर जो आ रहे हैं आपके उनके यहाँ आगे जाएँ आप। सर आपने जो बच्चों को बताया है डेफिनेटली बच्चे फ़ायदा उठाएंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट अब मैं आपके आगे, क्योंकि वैसे अपने चर्चा काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं बच्चों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, तो मैं इसको जारी रखना चाहूँगा। अब एक सब्जेक्ट अपने केमिस्ट्री का और रह गया, मैं उन सर से चाहूँगा शॉर्ट में थोड़ा सा सर बताएं हमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बच्चों को स्पेशली ध्यान देना चाहिए और कम टाइम में बच्चा ज़्यादा स्कोर कर सकता है। बच्चों जहाँ तक बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जो भी अभी हमारे पास में सिनेरियो रहा है लास्ट टाइम का, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस रहते हैं वो GOC पार्ट से रहते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये एक बेसिक नीड है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करने की। तो जनरली यहाँ से सर क्या है, हर साल लगभग जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस हमको मिलते ही हैं, और वो मेनली फोकस होते हैं, हम लोग देखते हैं जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, इन पर रहते हैं। मेनली हम लोग जो चार्ट कंसेप्ट बताते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक, लेकिन इसमें से भी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं केवल इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक पे आए। तो हम बजाय इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिटेल स्टडी करें, उससे अच्छा है कि हम लोग इन पर पहले कमांड ज़्यादा अच्छे से करें। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे, यानी कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है और हमको पूछता है कि इसमें किस टाइप की रिएक्शन इन्वॉल्व है, और वो बच्चों की मुश्किल भी रहती है। तो बच्चों अगर GOC पे चैप्टर पे अगर आपका कमांड है तो वो क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद में अगर सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चले तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, ये 4 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं जो काफ़ी बड़े हैं, और ये काफ़ी मटेरियल भी इसके अंदर हमको पढ़ाना होता है। लेकिन बच्चों अगर इसको देखा जाए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ से जनरली 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो हम लोग 4 चैप्टर्स में से जो 1 से 2 क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं, नो डाउट वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए,
पर इसकी बजाय हम लोग पहले जो दूसरे ऐसे टॉपिक है जैसे कि पेट्रोलियम की मैं बात करूं, वो एक छोटा चैप्टर है जो 2 से 3 पेज का ही है, लेकिन वो ICR है या BHU या दूसरे जो अपने पास में टॉपिक्स से रिलेटेड है उनके कंपेयर में देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन इजीली दे देता है। जैसे कि मैं बात करूं ऑक्टेन नंबर्स जो है उससे क्वेश्चन आ जाता है, या टेट्राएथिल लेड जो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे आता है, वहां से इजीली आप 1 से 2 क्वेश्चन वहां से ले सकते हैं। उसके बाद में आगे चले तो मैं आपको बताना चाहूँगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि हर साल जितने भी कंपटीशन है उनमें 3 से 4 क्वेश्चन भी दे देता है हमको, और वो सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, जैसे हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जो रिएक्शन है वहाँ से आ रहे हैं, कार्बिलमाइन रिएक्शन है वहाँ से आ रहे हैं। तो बच्चों फिर GOC के बाद में जैसे कि हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो एल्केन के अंदर आप लोग वुड्स रिएक्शन पढ़ें, उसके बारे में जैसे क्वेश्चन आ जाता है। एक हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जितनी भी रिएक्शंस पढ़ते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। एल्कीन की बात करें तो वहाँ पर आप लोग स्पेशल ध्यान देंगे जो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है, ओजोनी अपघटन है ना, उसके अलावा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादा देखे जा रहे हैं। एल्काइन चैप्टर की बात करें तो उसके अंदर जो Ag या कॉपर के साथ जो रिएक्शंस होती है, जो उसके लिए क्या होता है कि एल्काइन के अंदर जो एक्टिव हाइड्रोजन है वही वो रिएक्शन देते हैं। उसके अलावा एक 1 एल्काइन से 2 एल्काइन का जो कन्वर्जन है एल्कोहलिक केवस से, और रिवर्स जो है सोडामाइड या NH2 से। साथ ही पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो एल्काइन की होती है, जो रेड हॉट आयरन ट्यूब से करवाते हैं हम लोग, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बेंजीन चैप्टर के लिए बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो आप लोग जानते हैं सदाबहार रिएक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और इसके साथ साथ में हम लोग जो पढ़ते हैं स्पेशल गाटरमान रिएक्शंस है, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है ज़्यादा बनते हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में हम लोग जब हाइड्रोकार्बन्स के बाद चलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स पर, जिसमें हम लोग मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो तक पढ़ते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि क्या है कि क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म की सिंथेसिस रिएक्शन है। वो कैसे होती है, वो कंसेप्ट वगैरह सारे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं कैसे बनते हैं उन सब की एक एक रिएक्शन से मैंने क्वेश्चंस उनको कराए हुए हैं। तो जो बच्चे हमारे से जुड़ना चाहते हैं वो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन की ऐप पे लेक्चर वीडियोस है, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। और साथ साथ हमने यूट्यूब पे भी बच्चों के लिए कई फ्री जो है वीडियोस अवेलेबल कराए हैं, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। साथ ही टेस्ट सीरीज भी जो है उसके अंदर स्पेशल क्वेश्चंस भी हमने दिए हुए हैं, तो आप इसका सभी का यूज़ ले सकते हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में हेलोजन डेरिवेटिव्स के बाद में जब हम लोग लेते हैं एल्कोहल फिनोल ईथर वाला सेक्शन, तो हेलोजन डेरिवेटिव और एल्कोहल फिनोल ईथर ये दोनों ही 1 से 2 क्वेश्चन देते हैं। थोड़े बड़े लेंथी चैप्टर है, लेकिन आप लोग यहाँ से जो स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। एल्कोहल में जैसे बात करें लुकास रिएजेंट से जो रिएक्शन आती है वो जनरली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, कैसे बनाते हैं। उसके अलावा विक्टर में टेस्ट है, जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, उनसे क्वेश्चन आते हैं। साथ ही आप लोग ले सकते हैं जो फिनोल चैप्टर है, वहाँ से अगेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वो तो है ही है, साथ ही साथ में डाउ प्रोसेस है एक, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ साथ में जब हम लोग आगे चलते हैं कि फिनोल की कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जो पॉलीमर चैप्टर से भी क्या है रिलेटेड है, जैसे लेडरमान से रिएक्शन से बेकेलाइट का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, उनको भी आप लोग क्लब करते हुए वहाँ से चल सकते हैं। ईथर सेक्शन के अंदर जनरली क्वेश्चन जो होता है वो आता है एक तो HI के साथ में रिएक्शन से, और एक ईथर का जो ईथर के अंदर जो हम लोग रिएक्शन लेते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वहाँ से भी जनरली बच्चों क्वेश्चंस रहता है, और उम्मीद है कि यहाँ से इस बार भी क्वेश्चन आना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, जब हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करते हैं तो एक तो रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन बनता है जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, जिसका फेमस एग्जाम्पल होता है साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन। दूसरा बच्चों इस बार जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है मुझे, वैसे तो सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है जैसा सर ने आपको बताया, वो क्वेश्चन इस बार आने की उम्मीद है कि जो अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन होती है कार्बोनाइल कंपाउंड की, जो आप लोग जानते हैं जिससे सिफ रिएजेंट बनते हैं, या आप जानते हैं कि सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनता है, डाईफिनाइल 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनता है। तो ये जो हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन इस टाइप की जो रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। उसके अलावा सदाबहार जो क्वेश्चंस होते हैं इसके कार्बोनाइल कंपाउंड में आप देख सकते हैं, जैसे कि टोलन रिएजेंट है, फेलिंग रिएजेंट है ना, बेनेडिक्ट है, शिफ रिएजेंट है, जिसमें हम कहते हैं कि एल्डिहाइड तो ये रिएक्शंस देते हैं और कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स जो आता है
उसके अंदर बच्चों जो क्वेश्चंस है वो अभी पहले से हमने जो हाइड्रोकार्बन्स या जो चैप्टर्स पढ़कर आ गए उसमें से काफ़ी रिएक्शन यहाँ पे हमारी इक्वल बैलेंस हो जाती है, तो हमको बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ एक रिएक्शन जो है वो आप लोग इसको कंटिन्यू में कर सकते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है कि उसके डेरिवेटिव्स है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कैसे कर पाते हैं। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बनाता है। वो हर एक कंपटीशन एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस हमको देता है और ये सेक्शन जो जनरली बच्चे कम पढ़ते हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा जीओसी के बाद अगर कोई सेकंड वेटेज वाला हमारे पास में अगर सेक्शन है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, तो आप जरूर उसको भी जीओसी की तरह ही एकदम कमांड करके अच्छे से पढ़ें। उसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं एक तो कि 1 डिग्री एमीन की सिंथेसिस कैसे कैसे होती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हॉफमान जो ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन सिंथेसिस है जो हम जानते हैं कि अमाइड से एक कार्बन लेस वाला 1 डिग्री एमीन फॉर्मेशन होता है। कर्टियस रिएक्शन है ना, ये सारी रिएक्शन आप लोग पढ़ें। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और डिस्कस करना चाहूंगा कि इसमें एक नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है जहां से कई बार आईसीआर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग जरूर याद रखें कि इसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद में आगे चले तो जो इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है एमीन्स से रिलेटेड वो भी हमको याद रखना चाहिए। एक क्वेश्चन और भी कंपटीशन में ज़्यादा आता है जो है टिंडल रिएजेंट जिसको नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं, उससे भी रिएक्शंस जो होती है वो आपको देखनी चाहिए क्योंकि वहाँ से अच्छा हमको मैटर मिलता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग के बाद में जब हम लोग आगे चलते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जो जनरली एक क्वेश्चन उनसे फिक्स है कि आएगा ही आएगा। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक तो यहाँ से क्वेश्चन जनरली आता है। उसके अलावा अगर प्रोटीन और लिपिड की बात करें यहाँ से कम क्वेश्चन आता है तो उसको कम वेटेज दें। नाइट्रोजन से रिलेटेड जो अपने पास में ये बनता है न्यूक्लिक एसिड, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है डीएनए आरएनए से आता है जो कि आईसीआर और इनके अंदर हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही है कि इसमें कौन सी शर्करा होती है या कौन से नाइट्रोजिनस बेस होते हैं इसके अंदर, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, वहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता है। पॉलीमर एक बहुत ही छोटा टॉपिक और वो साथ साथ में क्लब होता है ऑलरेडी जो हम पहले पढ़कर आए हैं कि एल्कीन के पॉलीमराइजेशन, एल्काइन के पॉलीमराइजेशन, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक आगे जब लेते हैं तो इसके अंदर सेट है कि बेकेलाइट से क्वेश्चन आ जाता है ना। इसके साथ साथ में हम लोग अलग अलग कुछ रेजिन्स लेते हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के हैं, पॉलीएस्टर है, उनसे आता है कि टेरिलीन कैसे बनता है, उसके है ना कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, या संगनन बहुलकीकरण कौन सी रिएक्शन है, योगात्मक बहुलकीकरण कौन सी है, वहाँ से फिक्स क्वेश्चन बनते हैं। साथ साथ बच्चों इस बार के लिए अगर कंपटीशन के लिए मैं बोलूँ तो आपको बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर है उसके बारे में स्पेशल मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन कौन से हैं। रॉयल के स्टूडेंट को सारे बताए हुए भी हैं और आप लोग भी जिस भी स्टूडेंट में हो आप लोग उस पर भी विशेष ध्यान दें कि इस बार आने के उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं। हमारा लास्ट जो टॉपिक है ऑर्गेनिक का वो होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ से जो क्वेश्चन है सदाबहार क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स है वहाँ से क्वेश्चन आता है जो हम लोग कहते हैं सुक्रालोज है, एस्पार्टेम है, एलिथेम है ना, या हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आजकल जो काम में लिया जाता है वो है सैकेरिन। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से सबसे ज़्यादा आता है। और उसके बाद में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो पहले मेडिसिन वगैरह पार्ट से भी ज़्यादा आता था, पर अब मेडिसिन वगैरह पार्ट की बजाय जो चीज़ है वहाँ से सर्फेक्टेंट वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि हम लोग किस टाइप का मिशेल फॉर्मेशन करते हैं और उस मिशेल फॉर्मेशन से सोप और डिटर्जेंट से कैसे इसको यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग इनऑर्गेनिक सेक्शन के अंदर भी पढ़ते हैं। बहुत अच्छा सर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सर ने आपकी आंखों के सामने खोल के रख दिया है और एक एक चीज़ बता दी है कि कहाँ क्या इम्पोर्टेंट है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सर ने जिस तरीके से बताया है आप उसका डेफिनेटली बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाओगे और कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को आप और बेहतर कर पाओगे। इसी चर्चा के साथ में आज जैसे आपने हमारे जो रॉयल इंस्टीट्यूट के द्रोणाचार्य हैं इनकी सब्जेक्ट पे जो पकड़ और जो आपने एनालिसिस देख के आपने ये तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि क्यों यहाँ से बच्चे इंडिया टॉप करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि क्यों वो कम परसेंट वाले बच्चे बहुत बेहतर कर पाते हैं। आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। हमारे यहाँ के जो द्रोणाचार्य हैं वो कभी ये दिमाग में नहीं रखते कि किस बच्चे के कितने परसेंटेज है, वो ये मान के चलते हैं कि बच्चा 0 लेवल पे है और हमें ऐसा पढ़ाना है कि हर एक बच्चे के समझ में आ जाए।
एक बार बच्चे को क्लास में समझ में आ गया, उसके बाद में हम यहाँ का रॉयल का सिस्टम देते हैं। सिस्टम बोले तो पढ़ाया हुआ वापस घर जाके करे, उसके लिए उसको रोज डीपीपी मिलती है। फिर हर संडे 4 अप्रैल 2011 की रॉयल की ओपनिंग है। उसके बाद में एक भी ऐसा रविवार नहीं गया जिस दिन टेस्ट नहीं हुआ। रेगुलर ये संस्थान लगातार बच्चे का टेस्ट लेते हैं। फिर हर संडे मोटिवेशनल सेमिनार रखते हैं जिसके अंदर यही द्रोणाचार्य पेपर डिस्कस करते हैं या फिर मोटिवेशनल बातें शेयर करते हैं। और पेपर में अगर किसी भी तरह की बच्चे से पढ़ने के बाद में भी कम नंबर आते हैं तो वापस उन कारणों का पता करते हैं कि एक्चुअल में ये क्यों नहीं कर पा रहा, और फिर उसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। और आखिरकार लास्ट तक जाते जाते साल के अंत तक कमजोर से कमजोर बच्चा जो मार्कशीट में कमजोर है उसके दिमाग में भी नहीं रहती कि मैं कमजोर हूँ, और वो इंडिया में टॉप जगह पहुँचता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसी टीम का एक मेंबर हूँ और लगातार बेहतरीन रिजल्ट हम देने में कामयाब रह पाए हैं। अब लास्ट में, क्योंकि चर्चा अपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो लास्ट में सारांश में सभी सर से चाहूँगा, मैं खान सर से सबसे पहले, कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे सर लास्ट में? बच्चों, आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि केमिस्ट्री से डरे ना, चाहे फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। आप इसके साथ जब खेलना शुरू करेंगे तो आपको मजा आना शुरू होगा। तो इसमें घुसें, इसके साथ खेलें, इसको प्यार करें, तब ये जो है आपसे प्यार करना शुरू करेगा। और केमिस्ट्री जिससे प्यार करना शुरू कर देती है, क्योंकि आप इतने परफेक्ट हो जाते हैं और आपका जो मस्तिष्क है इतना अच्छा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर सकता है। और लड़ने की क्षमता रखें हमेशा, क्योंकि हर चीज़ ज़िंदगी में जो है आप एक्सपर्ट बन के नहीं आते हैं, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ता है बेटा। तो जब भी शुरुआत करेंगे कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपको सरल लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा। और जैसे ही कमांड आएगी, आप जब बहुत टिपिकल क्वेश्चन करेंगे खुद से, तो जो खुशी महसूस होती है वो आप जो गेम खेलते हैं पबजी या दूसरी चीज़ें, उससे भी ज़्यादा खुशी महसूस होगी आपको। ऐसा लगेगा कि आपने कोई किला जीत लिया या कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली। एक शेर के साथ मैं जो है वो मनीष सर को ट्रांसफ़र करूँगा कि किसी ने कहा है कि गिरते हैं शेर सवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मतलब सवारी तो आपको करनी ही पड़ेगी घोड़े की, घुटनों के बल चलोगे तो जंग नहीं जीत सकते। तो इतनी हिम्मत रखनी पड़ेगी कि आप जो है उस घोड़े को साध सके और अपनी जीत हासिल कर सके। तो अपने में कॉन्फिडेंस रखें, अपने पे जो है ये रखें कि मैं अपना सिलेक्शन खुद करा सकता हूँ, और हम रॉयल संस्थान आपको वो साथ प्रोवाइड करा सकते हैं, वो एक्सपर्टीज़ हमारी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे आप सिलेक्शन को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। बेटा जलना तो खुद ही पड़ेगा, वरना स्वर्ग नहीं मिलता। हम आपको जो है स्वर्ग प्राप्त कराने में सहायता प्रदान कर सकते हैं, हम आपको वो रास्ता बता सकते हैं कि जिस तरीके से सिलेक्शन होगा। अगर आप ये कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम रॉयल में जाके पूरी मेहनत करेंगे, तो आइए, आपके हमारे दरवाजे जो हैं आपके लिए खुले हुए हैं। हम आपको मेहनत करवाएंगे, बस आप मेहनत करने के लिए तैयार होने चाहिए। बहुत अच्छा सर। अब मनीष जी सर। मेरा जो मैसेज है वो स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि हर बच्चा, हर विद्यार्थी अपनी पूरी मेहनत कर रहा है। वो यदि रॉयल में आ गया तो उसके चारों तरफ एनवायरनमेंट ये बन गया कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, और नहीं आया कहीं और भी है, तो उसने जब भी ICR जेट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरा, तभी से उसके दिमाग में ये चीज़ तो आ गई कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो हर बच्चा, हर विद्यार्थी पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहा है। पर बात आती है सिलेक्शन नहीं होने पर क्या किया जाए। बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तब आप क्या सोचो। तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें सिलेक्शन 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये कि आपने जो पढ़ा उसमें से कितना आया। आप पूछोगे कि सर पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा क्यों नहीं पढ़ा? तो पूरा पढ़ने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि हर चीज़ इतनी विस्तृत है कि पूरी नहीं पढ़ी जाती। हमने जिस लेवल की जितनी पढ़ी, कुछ हम भूल जाते हैं, कुछ छूट जाती है। तो जो हमने पढ़ा उसमें से कितना आया। यदि कोई बच्चा मान लो 4 चैप्टर पढ़ के गया है और सारे टॉपिक उसमें से आ गए, और दूसरा बच्चा 10 चैप्टर पढ़ा है पर 4 ही चैप्टर उसे छोड़े और सारे टॉपिक उन्हीं 4 चैप्टर से आए, तो आप देखोगे कि उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा जैसे 4 पढ़े हैं, और उसका नहीं हो पाएगा जैसे 10 पढ़े हैं। तो पहली बात तो ये कि आपने जो पढ़ा उसमें से कितना आया, इस पर निर्भर करता है।
दूसरा ये निर्भर करता है कि उस समय आपका दिमाग कितना चल पाया। बहुत ज़्यादा दिमाग वाले बच्चे भी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी कभी कभी ऐसा समय फेस करते हैं जब उनका दिमाग बहुत अच्छे से नहीं चल पाता है, क्योंकि ये बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है। तो दो बातें, आपने पढ़ा उसमें से कितना आया और उस समय आपका दिमाग कितना चला, इन दोनों बातों पर आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। तो ये तो इस बात से तय हो गया कि यदि आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या उसने मेहनत नहीं की। उसने मेहनत भी पूरी की, वो इंटेलिजेंट भी है, बट कुछ ऐसे कारण रहे कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा पॉजिटिव इसमें आप ये सोचो कि आपको एक दूसरा मौका दिया गया, आपके बच्चे को दूसरा मौका मिला। बहुत कम लोग हैं जिनको दूसरा मौका मिलता है, और दूसरे मौके का मतलब है कि पहले मौके की कमियों को भी सुधार लो। उसकी जो छोटी मोटी कमियां पहले मौके में रह गई हैं वो सुधर जाएं। अभी उसके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आज यदि उसकी कमियां सुधर जाएंगी तो वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा, क्योंकि आगे वो गलतियां नहीं करने वाला है। तो दूसरा मौका यदि आपके बच्चे को मिलता है, आपको मिलता है, तो घबराए नहीं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी बात, जनरली बच्चे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इस बार सरल पेपर आना, इजी पेपर आना, ये जनरल चीज़ है। पर बेटा इजी पेपर आपके अकेले के लिए थोड़ी, सबके लिए है। तो टारगेट क्या रखना है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। जनरल कहा करते थे कि अगर आप मेरी उड़ान देखना चाहते हो तो जाओ और आसमान को थोड़ा और ऊंचा कर दो, कम पड़ता है आसमान मेरे लिए। बहुत तो इजी नहीं, सबसे टफ पेपर आना चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी तो वो है कि हम फोड़ डालेंगे, जितना टफ आएगा हम वैसे ही छत पे जाएंगे। तो पढ़ो पूरा, मेहनत पूरी करो, इससे मत घबराओ कि एग्जाम में कैसा आ रहा है। और पहली बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो पेरेंट्स के लिए स्पेशली सेलेक्ट नहीं होने पर या सफलता नहीं मिलने पर ना घबराएं। कहीं दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल है, आप राजू श्रीवास्तव को पहचानते हो, आप कपिल शर्मा को पहचानते हो, आप धोनी को पहचानते हो, ये सब वो लोग हैं जो पहली बार में सफल नहीं हुए। ना तो राजू श्रीवास्तव फर्स्ट आया था, ना धोनी फर्स्ट आए थे, ना ही कपिल शर्मा। लेकिन आज यदि सफल है कोई तो इन तीनों की सफलता आप सब जानते हो कितनी रही है। और जो फर्स्ट आए थे उनको शायद आप जानते भी नहीं है, नाम भी भूल चुके हैं उनके, सुरेंद्र पाल वगैरह जो भी थे वो। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं चाहूँगा साजिद सर से कि अंतिम बच्चों को मैसेज दें। हाँ जी बच्चों, तो मेरी बात में एक शेर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक शेर सुना होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर इस शेर को हम लोग रॉयल इंस्टीट्यूट से जोड़ें तो हमने बोला है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो जो कोशिश है जिससे हार नहीं होती, वो कोशिश हम आपको रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर सिखाते हैं और साल भर बच्चे पे ऐसी तैयारी करवाते हैं कि उसकी हार संभव नहीं है। वो सिलेक्शन हम लोग उसको करवा के बताते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इतना अच्छा डेडिकेशन कैसे रख पाएँ, तो ये किसी भी बच्चे के लिए रहता है कि उसको डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन अगर चाहिए तो वो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर मिलता है। और लास्ट टाइम में बच्चों आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अपना फ्यूचर सिक्योर करने का जो तरीका है वो आपके उसी से ही मिल पाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अब मैं दिलीप सर से चाहूँगा कि बच्चों को मैसेज दें, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों के धीरे धीरे करके नज़दीक आ रहे हैं। बिल्कुल सर। देखिए बेटा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त करने का जो मूल मंत्र है वो है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अपने मन को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने उत्साह को और अपने संघर्ष को कभी कमजोर मत होने देना। संघर्ष निरंतर जारी रखना, क्योंकि इतिहास गवाह है, जीता वही जो डरा नहीं। निसंदेह आप सफलता प्राप्त करेंगे। लगातार संघर्ष करें, अपने सब्जेक्ट के साथ में जूझें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, इसी आशा के साथ में कि आपने जो कुछ सोचा है लाइफ में, जो कुछ आप अचीवमेंट करना चाह रहे हैं वो आपको मिले। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत अच्छे से बच्चों को मोटिवेट किया है। अब मैं महेश जी सर से चाहूँगा कि बच्चों को अंतिम शब्द कहें अपने। सर अगर अपन जैसे बात करें, एग्ज़ाम धीरे धीरे अपने नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं बच्चे टेंशन में चल जाते हैं, धीरे धीरे उनको डिप्रेशन होने लग जाता है। तो जिस प्रकार अपने मनीष सर ने बताया कि उनको डिप्रेशन में नहीं जाना है, और एक शेरो शायरी के साथ अपने दिलीप सर है, उन्होंने भी ये बताया कि कोई भी काम है वो असंभव नहीं है, कि पेपर कैसा आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, आधी क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में आते हैं। और ये एक स्वाभाविक बात है,
क्योंकि सभी स्टूडेंट हैं, उनके दिमाग में ये सारी बातें आती है, ठीक है। तो इन सारी बातों को या इन सारे क्वेश्चन से इनके जवाब के लिए मैं कुछ पॉइंट्स मेरे रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि बच्चा हमेशा धैर्य रखे, पेशेंस रखे, क्योंकि पेशेंस है जो अपन कह सकते हैं अंतिम चरण के अंदर अपनी सफलता की कह सकते हैं कुंजी होती है। बच्चा जितना ज़्यादा पेशेंस रखेगा, जितना ज़्यादा धैर्य रखेगा, उसकी सफलता उतनी ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो जिस प्रकार भी सर ने बताया, मनीष सर ने बताया कि कई बार होते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता है, तो पेरेंट्स वगैरह घबराए नहीं, क्योंकि एक बार में सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगली बार सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चा है जो भी कमियां रही हैं उनको दूर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे भी सर वगैरह ने बताया कि हमारे हर संडे को यहाँ पे मोटिवेशनल सेमिनार होता है, और बच्चों अगर हम बात करें जो मोटिवेशनल सेमिनार है उसका हमारा मेन मोटो यही होता है कि बच्चों को डिप्रेशन में जाने से, टेंशन में जाने से किस प्रकार रोका जाए, किस प्रकार वो टेंशन में नहीं आए, इसके लिए मोटिवेट किया जाता है ताकि वो डिप्रेशन में नहीं आए। सेकंड अगर अपन पॉइंट की बात करें तो मेन सिलेक्शन के लिए या बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाए, इसलिए इसके लिए जो मेन जिम्मेदार होता है वो होता है पॉजिटिव इन्वायरमेंट, जो बच्चा कहाँ रह रहा है, ठीक है। अगर जैसे कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, 12 महीने से तैयारी कर रहा है, एग्जाम नजदीक आया, किसी ने उसके दिमाग में नेगेटिव कर दिया कि तू तो एग्जाम कर ही नहीं पाएगा, तो अगर उस बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है तो भी वो बच्चा घबराने लग जाता है, धीरे धीरे डिप्रेशन में चल जाता है, और जो याद है वो भी धीरे धीरे भूलने लग जाता है, नहीं पढ़ पाता है। तो ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे इंस्टीट्यूट में तो लगातार ये रहा है कि हमेशा ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहता है। और अगर कभी बच्चे का जैसे वीकेंड होता है, तो जैसे ही वीक खत्म होने वाला होता है, बच्चा डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो, उससे पहले ही हमारे यहाँ पर मोटिवेशनल सेमिनार रख दिया जाता है, ताकि बच्चे की एनर्जी जैसे डिक्रीज हो, वापस एनर्जी वो हाई लेवल पे पहुंचा दी जाती है। तो यही मेरे पॉइंट है जो मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव रहे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ओके सर। मैं जी आपके साथ में कुछ चीज़ें जोड़ना जी चाहूँगा, जी अगर जी आपकी इजाज़त। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ जो महेश जी ने एकदम मुझे याद आया कि बच्चे के आखिरी समय पर एक तो बच्चे ये ध्यान रखें कि जब परीक्षा पास आ जाए तो नोट्स अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जो रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो केवल अपने नोट्स पढ़ें, और प्रैक्टिस के लिए वो कुछ ऐसे 50 से 100 क्वेश्चन, चाहे वो हमारे टेस्ट पेपर हो सकते हैं, हमने सब तरीके के क्वेश्चन हमारे टेस्ट पेपर में डाले हैं, तो हमारे टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करें। बहुत सारा कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, हमारे टेस्ट पेपर करें, उसमें सब तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और बेसिकली हर साल का हमारा एक्सपीरियंस है कि उसी से क्वेश्चन जो है या तो वैसे ही क्वेश्चन या वही क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पिछले साल सर डीबी सर जेट के अंदर जो था लगभग 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए जाए तो पूरे टेस्ट सीरीज सारे क्वेश्चन जो है वो आ गए थे। तो इस बार भी हमने बड़ी मेहनत करके डिजाइन किया है हमारी टेस्ट सीरीज को, तो उसको देखें। दूसरा बच्चों एक ही नोट्स रखें, अभी बहुत सारी किताबों को ना साल भर पढ़ने की जरूरत होती है आपको, और जो दूसरे बच्चे जो हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी एक ही नोट्स रखें हर लेसन के लिए। और प्रैक्टिस सेट के लिए मैं स्पेशली आईसीआर के लिए कहना चाहूँगा कि नीट के पुराने पेपर आप करके जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने नीट के पुराने क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस पेपर कर लिए और हमारे टेस्ट पेपर कर लिए, इसके अलावा आपको कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नोट्स प्लस नीट के क्वेश्चन और टेस्ट पेपर हमारे कर लिए तो 100% सफलता आपके हाथ लगेगी। और जो मेहनत करता है बेटा उसके साथ भगवान भी खड़ा होता है, ये चीज़ ध्यान रखें आप कि जब आप मेहनत कर रहे हैं तो ये मत समझें कि मेरा क्या होगा, मेरा नहीं होगा। भगवान आपके साथ खड़ा हुआ है, वो हमेशा आपके सर पे हाथ रखे रहता है क्योंकि आपने मेहनत की और ईमानदारी के साथ मेहनत की है। और जो बच्चे ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन हमेशा पक्का होता है। ये हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल भ्रमित ना हो, बिल्कुल टारगेट बेस्ड स्टडी करें और फटाफट जो एग्जाम अभी जो तैयारी कर रहे हैं फटाफट करने की कोशिश करें। ज़्यादा टाइम लेके बैठे ना कि भाई इसको मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ। टाइम फिक्स करें और फटाफट पढ़ने की कोशिश करें। प्रैक्टिस जरूर करें बेटा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे आप तो आपका पढ़ा हुआ सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो प्रैक्टिस जरूर करके जाए, चाहे 50 ही क्वेश्चन करें एक लेसन के, लेकिन वो जरूर करें। वो चाहे हमारे टेस्ट पेपर से करें, चाहे नीट के पुराने क्वेश्चन करें, दोनों कर लेते हैं तो सिलेक्शन पक्का है बेटा। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा सर, लास्ट में सर ने सभी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं। मुझे विश्वास ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि जो आज रॉयल की डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की जो फैकल्टी आपसे रूबरू हुई है
इन्होंने जो चीज़ें आपको बताई है एग्जाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कुछ मंथन आज हमारे बीच में रहा है, डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने आप पे विश्वास रखें, अपने कर्मों पे विश्वास रखें। गीता में कहा गया है कि अपने कर्म पे विश्वास करें, फल की इच्छा ना करें। जिन जिन लोगों ने इस दुनिया में कर्म किए हैं, डेफिनेटली उनको वो सब कुछ मिला है। जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनसे हमेशा ही बेटर मिला है। और इसका मेरे पास तो, क्योंकि हमें 10 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, मैंने पास से देखा है कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, सब कुछ बेस्ट किया, लेकिन उनका जेईटी का पेपर बिगड़ गया। लेकिन क्योंकि उनके कर्म बहुत अच्छे किए हुए थे, कारण कुछ भी रहा हो जेईटी में, वो बच्चा जेईटी में रहा और आईसीआर में टॉप जगह चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार मेहनत करने वाले को अगर कुछ नहीं मिलता है, उसके पीछे भी कारण ईश्वर का रहता है। वो उसको रोकता है कि तू इसके लायक नहीं है, तेरे को तो आईसीआर में जाना है। कई बार, एक बार कहावत सुनी होगी आपने कि कई बार कोई पटवारी नहीं बनता और वो जो है कलेक्टर बन जाता है। तो इसका मतलब पटवारी में उसको ईश्वर ने रोका है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा, पटवारी नहीं बना और लास्ट में कलेक्टर बन गया। ऐसा नहीं होता है। मेहनत करो आप। कई बार किसी एग्जाम में रुकते हो, इसका मतलब है आपके साथ ईश्वर कुछ अच्छा लेके खड़ा है। पेरेंट्स को भी मैं यही मैसेज दूंगा कि बच्चे को इस बार पॉजिटिव एनर्जी दें। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी का बहुत फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ इस बार आपने देखा होगा सर, बोर्ड क्लास का रिजल्ट आया, बच्चे विश्वास भी नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों के 50-55% थे 10th क्लास में। शायद पेरेंट्स भी अपने बच्चों से खुश नहीं होंगे। उन्होंने यहाँ बच्चों का एडमिशन करा। आप लोगों ने जो उनमें क्या एनर्जी का संचार किया, केवल मैं चाहूँगा केवल पॉजिटिव एनर्जी कि नहीं तू कर सकता बेटा, कोई बात नहीं, एक पेपर में नहीं हुआ था, वो बच्चे 90 से ऊपर लेके आए। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी फर्स्ट डिवीजन नहीं है, लेकिन वो बोले कि सर मुझे इंडिया की टॉप कॉलेज में जाना है। आप लोगों की एनर्जी का संचार देखो कि वो बच्चे आज इंडिया के बेहतरीन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में ऐसे बच्चों को मैं आपको मार्कशीट सहित मिलवाऊंगा, ताकि आपको लगे कि आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आप उन लोगों के संपर्क में रहे जो आपको पॉजिटिव एनर्जी थे। आप सभी लोग पधारे सर, आपने अपना अमूल्य टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।